मैं कैफकेडो जर्नी गाइस। देखो, आज हम अपना मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न इंडिया हम जानते हैं कि हमारा स्टार्टिंग होती है कि सबसे पहले कौन आए, है ना, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, और उनकी फैक्ट्रीज वगैरह कहाँ लगी है। उस पार्ट को हम बाद में कवर करेंगे। हम सबसे पहले कवर करने जा रहे हैं जहाँ से अब एग्ज़ाम ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, यानी कि कह सकते हैं आप गांधी एरा। ठीक है, यानी कि गांधी का इन्वॉल्वमेंट जो भी रहा या उनके टाइम में कैसे कैसे क्या क्या रहा आज़ादी तक, वो सब अपनी क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं। देखो, अगर पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, आप पहले भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ की टेंशन छोड़ो, जो मैं बता रहा हूँ उसको स्टोरी की बेसिस पर माइंड में सेट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि स्टोरी बेसिस पे माइंड में याद रखोगे तभी वो तुम्हारे माइंड में सेव होने वाली चीज़ें हैं। देखो, गांधी एरा की बात करते हैं तो याद रखना, गांधी एरा जो है मॉडर्न इंडिया में अलग अलग अगर आप देखेंगे तो कोई कोई इसको 1990 से मान के 1942 तक मानता है, कोई कोई यहाँ से इसको 1917, इस तरीके से, मतलब एक दो साल का कहीं ना कहीं अंतर रहता है। अगर आप इसको अलग अलग बुक्स में भी देखो या अलग अलग टीचर से देखेंगे तो उनके, बस मेन की बात करें तो इतना उनका टाइम पीरियड है। कैसे अब उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले गांधी एरा का टाइम पीरियड समझने से मतलब है कि गांधी एरा इसको क्यों कहा गया। गांधी एरा इसको इसके लिए कहा गया कि इस टाइम पीरियड में ही सारा इंडिया में जितना भी इन्वॉल्वमेंट रहा उस चीज़ में गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट रहा, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस रही, क्या क्या उनके मूवमेंट्स रहे, वो सब हम कवर करने जाएंगे अपनी इस सीरीज़ में। ठीक है, क्योंकि अगर इससे पहले देखें तो भाई दिल्ली सल्तनत हमने एक सीरीज़ में कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मुगल अम्पायर भी इसी तरीके से हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये सब हमारे उस पर लिखा हुआ है, तो ऐसा कलर ले लेते हैं जो जिससे हमने कहीं नहीं लिखा हो, तो ये बेटर है ना, क्योंकि इससे हमने कहीं भी नहीं लिखा है। तो देखो, सबसे पहले आते ही है इसकी बात, इस एरा में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आती है गांधी के बारे में जानना कि उनका जन्म कब हुआ, उनका रियल नेम क्या था, उनके फादर क्या थे। क्योंकि देखो, सबसे पहले वही चीज़ है ना, नींव बनानी है घर की तो सबसे पहले नींव बढ़नी पड़ेगी, तो वही है। सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है उस बंदे के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो, तो आज की क्लास में मान के चलो इनका सब कुछ हम गांधी जी के इम्पोर्टेंट का क्या क्या कैसे हुआ वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात याद है कि गांधी तो हम जानते हैं, उनका रियल नेम या फुल नेम उनका क्या है, तो याद रखना उनका फुल नेम आता है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि इस तरीके से देखें तो इनके साथ साथ इनके पापा का नाम भी ऐड है इसमें। ठीक है, जन्म कब हुआ, अगर जन्म की बात करते हो तो याद रखना 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम बनाते हैं, बट हमें ईयर इंपॉर्टेंट है। ईयर क्या है, ईयर है 1869। ठीक, कहाँ हुआ, गुजरात में। और गुजरात के साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, गंगूबाई, देखिए गंगूबाई का थी कतेबली, तो वहीं इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। क्यों वहाँ से लिंक किया, क्योंकि मूवीज़ हमारे दिमाग में सेव होती है तो उसको यहाँ हमें नाम याद रहे इसलिए। कई बार गुजरात की बजाय उनका वो नेम दे के पूछ लेता है। ठीक है, गुजरात वहाँ मेंशन नहीं करता है। उसके बाद आती है उनके फादर का नेम, कि भाई उनके फादर का नाम क्या था, तो मैंने क्या बताया, उनके फादर का नाम भी ऐड है, तो ये डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी कि करमचंद गांधी उनके फादर का नाम था। उनकी मदर के नाम की बात करें तो उनकी मदर का नाम था पुतली बाई। ठीक है, उनकी वाइफ का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है उनके जीवन में, किस तरीके से रहा है उसको भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, उनकी वाइफ के नाम की बात करें तो कस्तूरबा। ठीक है, कस्तूरबा उनकी वाइफ का नाम था। इसके अलावा हमें और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है जी, गांधी जी की बात जो करें, और ये याद रखना कि इनकी जो शादी है, एक मिनट मुझे याद करने दीजिए कि इनकी शादी कौन से ईयर में, चलिए अभी याद नहीं आ रहा, जस्ट याद आएगा कि 18 कौन आगे इसके बाद क्या सन था जिसमें इनकी शादी हो गई। आई थिंक शायद 80-83 में, है ना, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट 80-83 में शायद इनकी मैरिज हो गई थी। ठीक है, इस इतने साल में इनकी मैरिज हो जाती है। अब उसके बाद इनके 4 सन होते हैं। ठीक है, इनके 4 बच्चे होते हैं। उन बच्चों का नाम क्या है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बट हम ऐसे समझ लेते हैं उनके 4 बच्चे होते हैं। ठीक है, और याद रखना ये जो लिखने वाला हूँ या समझाने वाला हूँ ये सीरियल वाइज, यानी कि जो बड़ा वो छोटा। तो याद रखना, पहले बेटे का नाम हरीलाल था, दूसरे के बेटे का नाम मनीलाल, उसके बाद रामदास, और लास्ट बेटा था देवदास। ठीक है, देवदास से रिलेटेड एक कहानी है कि इनकी प्रेम कहानी किसी से चली थी, उससे रिलेटेड वो डिजर्ट मैटर। इसके अलावा 4 बच्चे होने के बावजूद भी एक इनका एडॉप्टेड सन था। ठीक है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था जमुना लाल बजाज। ठीक है, जमुना लाल बजाज वाज एडॉप्टेड सन ऑफ गांधी जी। ठीक है, याद रखेंगे गांधी जी का एडॉप्टेड सन कौन था, जमुना लाल बजाज। इतना इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो हमने समझी। अब आगे मूव करते हैं हमारे इसी उसमें कि इसके अलावा, तो याद रखना
कि हर किसी मतलब जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे या प्रीवियस हिस्ट्री में जो भी पढ़ना है, उनके अगर उनसे रिलेटेड कोई भी गुरु है या वो किसी को फॉलो करते थे, वो हमारे याद रहना ज़रूरी है। याद रखना ये वो पॉइंट्स हैं कि जो आप अपने स्पेशल नोट्स बनाए तो उसमें आइडेंटिफाई करके हाईलाइट करके लिखिए। या कि उनके पॉलिटिकल गुरु, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये उनके सॉरी ये उनके पॉलिटिकल गुरु थे। उसके अलावा कि और हमें क्या याद रखना है, तो याद रखना है गांधी जी यहाँ थे। हम जानते हैं कि वो वकालत करके बाहर से आए थे, तो वकालत करने कब गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है। तो याद रखना, हाँ एग्जैक्ट सही बोल रहा था गाइज, में 80-83 में सन में ही उनकी शादी हुई थी। उसके अलावा अब याद रखना कि 80-88 में जस्ट मैरिज के 7 साल के और 6 साल 5-6 साल के अंदर ही अंदर वो चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, लंदन। कहाँ के लिए, स्टडी करने के लिए, यानी कि वकालत करने के लिए। उसके बाद 3 साल में वकालत करके 1891 में इंडिया वापस आते हैं। ठीक है, इंडिया वापस आते इसी दौरान। ठीक है, और याद रखना जो उनकी बुक है द माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उन्होंने इसमें लिखा है, खुद ने मेंशन किया है कि इन 3 साल दुनिया का ऐसा कोई ऐब नहीं है जो मैंने ना किया हो। तो याद रखना कि ये एक ऐबी इंसान किस तरीके से इंडिया को इंडिपेंडेंस की दिलाने के लिए अपना समर्थन देता है, वो इम्पोर्टेंट हमें कहानी पढ़नी है। कि जब वो इतना बिगड़ा हुआ इंसान सुधर सकता है, तो आप क्या छोटी सी चीज़ पढ़ के एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद याद रखना कि वकालत करके तो आ जाते हैं, बट इंडिया में इतना स्कोप नहीं रहता। तो उनका सिर्फ वर्क क्या रहता है, अगर आपने कभी देखा हो, नहीं तो मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, नहीं देखा हो तो देख लेना। मैं डायरेक्ट मूवी बता देता हूँ क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गोविंदा की मूवी है। ठीक है, उसमें देख लेना, जब हमारा कोर्ट का सीन आता है तो बाहर कुछ लोग बैठे होते हैं, टाइप राइटर लिए हुए कुछ टाइप करते हैं। तो गांधी जी सिर्फ इतना ही जॉब कर पा रहे थे वहाँ पे, वो खुश नहीं थे अपनी जॉब से। वगैरह करने के बाद भी एफिडेविट वगैरह ये सब बनाने उनका सिर्फ इतना सही काम था। 1 साल तक 2 साल तक उन्होंने यही काम किया। उसके बाद 1893 में दादा अब्दुल्ला साउथ अमेरिका से आते हैं। ठीक है, दादा अब्दुल्ला साउथ अमेरिका के बहुत बड़े व्यापारी थे और साथ ही इनके फादर के, क्या याद रखना, इनके फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। ठीक है, क्या थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे दादा अब्दुल्ला। तो वो आते हैं। अब याद रखना, जब हमारा बच्चा मतलब या हम कभी कुछ अच्छा पढ़ लेते हैं तो हमारे पेरेंट्स अगर अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो 1 की 4 कर देते हैं। कहने का मतलब इसको मत कहना कि वो उनका प्यार होता है। ठीक है, कर देते हैं। वो बुलाते हैं गांधी को, गांधी इधर आओ, है ना। तो आते हैं, कहते हैं मेरा लौंडा वकालत करके आया है लंदन से, बहुत बड़ा वकील है, ये वो करके, और ये वो करके इसकी तारीख नहीं मिल रही है, इस तरीके से करते हैं। दादा अब्दुल्ला जो साउथ अमेरिका के एक व्यापारी थे। तो याद रखना साउथ अमेरिका, आई थिंक गलत लिखा है यहाँ पे ना, गलत मेंशन हो गया है, साउथ अफ्रीका होना चाहिए। एक मिनट रुकिए, मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, हाँ वही मैं यार, अमेरिका कहाँ से आ गया, फ्लो में भी अमेरिका बोलते चला गया, साउथ अफ्रीका। इसको काटो गाइस, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, ये है आपका साउथ अफ्रीका, वही तो, क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका के थे। दादा अब्दुल्ला साउथ अफ्रीका के एक बहुत बड़े व्यापारी थे और साथ ही गांधी जी के फादर के दोस्त थे। तो वो आते हुए कहते मेरा बेटा बहुत बड़ा वकील है, इसको तारीख नहीं मिलती। तो साथ दादा अब्दुल्ला के बहुत सारे केस अफ्रीका में लटके हुए थे कोर्ट में। ठीक है, और उनको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो गांधी जी से वो अपने दोस्त से कहता है भाई मेरे बहुत सारे केस अटके हुए हैं, गांधी को मेरे साथ भेज दो, मेरे केस संभाल लेगा। अब गांधी जी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ उन्हें कुछ मिल तो नहीं रहा था, सिर्फ एफिडेविट वगैरह बनाया था। उन्हें क्या पता ये मौका बन जाए। तो वो अपने फादर के कहने पे उनके साथ चले जाते हैं। उनके फादर कहते हैं जो भी तुम्हारे केस में से सब छोड़ो, मेरे दोस्त के साथ जाओ। ठीक है, तो गांधी जी चले जाते हैं। अब गांधी जी जब जाते हैं, वो एक तो पहला केस और अपनी कवाल जो उनकी एबिलिटी थी उसको साबित भी उनको करना था और अपने फादर का भी नाम रखना था। उन्होंने अपनी जान छोड़ सब कुछ साबित कर दिया इस केस में। और दादा अब्दुल्ला के जितने भी केस थे उनको फटाफट सोल्व करवाते चले गए। दादा अब्दुल्ला बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत सारा पैसा देते हैं कि ये तुम्हारा इनाम है बेटा, तुम जाओ और इसको करो। अब जब जेब में पैसा आ जाता है तो इंसान सोचता है जाने से पहले क्यों हम घूम लिया जाए। मान लो हम कोचिंग करने जाए तो कोचिंग के साथ साथ ये खोइए कि हम खाली कोचिंग ही करते रहते हैं। भाई जब घर से थोड़ा पैसा आता है, दोस्त ने कहा चलते हैं, चल हम से निकल जाते हैं, चलो भाई घूमने निकल जाते हैं। ठीक है, और ये ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं है कि हम कोचिंग करने गए तो महीने, एक्सप्लोर करना भी हमें ज़रूरी है आसपास की अपनी लाइफ की किस तरीके से है। ठीक है, तो उसी दौरान गांधी जी जाते हैं और आप वो वाक्य बहुत फेमस हो है, आप जानते हैं कि गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। गांधी जी फर्स्ट क्लास AC का
टिकट ले लेते हैं उस टाइम, ट्रेन एसी का मतलब फर्स्ट क्लास कोच का टिकट ले लेते हैं, बट उस टाइम सिर्फ इंडियन अलाउ हुई नहीं थे, इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड, सिर्फ फॉरनर्स वहाँ अलाउड थे। गांधी जी आते हैं और गांधी जब उसके में जाते हैं तो देखते हैं सिर्फ वो अकेले इंडियन है। अंग्रेज उससे पूछते हैं तुम यहाँ कैसे, उसने कहा मैंने टिकट लिया है, ठीक है। तो वो कहते हैं तुम इंडियंस आर नॉट अलाउड। गांधी जी अपनी वकालत झाड़ने लगते हैं कि आए हमें टिकट है, राइट्स वगैरह। वो अंग्रेज गांधी जी के गाल पे मार देता है। अब जब देखा गांधी जी ने गाल पे मार दिया, गांधी जी दूसरा गाल भी आगे करते थे, गांधी जी को लगा कि शायद बेशर्म होके कर देंगे, वो उस पर भी मारते हैं, उनको धक्का दे देते हैं, ठीक है। जब उनको धक्का दे देते हैं प्लेटफॉर्म पे बाहर, और जिस प्लेटफॉर्म पे उनको धक्का देते हैं, याद रखना उसी प्लेटफॉर्म पे साउथ अफ्रीका में उनकी बहुत बड़ी मूर्त बनी हुई है, ठीक है। वहाँ वो बैठे बैठे वही इनका जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से, याद रखना यही जीवन का उनका टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से एक बिगड़ा लड़का करता है क्रांतिकारी, या समझ लीजिए देश को सुधारने की शुरुआत, ठीक है। ठान लेते हैं कि अब तो मैं इन अंग्रेजों को कधेर के ही फेंकूंगा, यहाँ से ही नहीं अपने देश से भी, ठीक है। उसके बाद 1894 में गांधी जी स्टार्ट करते हैं नटल कांग्रेस, यानी कि साउथ अफ्रीका में नटल कांग्रेस की स्थापना करते हैं गांधी जी 1894 में, ठीक है। क्योंकि ये स्थापना करते हैं, बट गांधी जी को इसे स्थापना करने में बड़ी प्रॉब्लम करनी पड़ी। क्यों? गांधी जी देखते थे कि अंग्रेज आते थे, साउथ अफ्रीका के लोगों को मारते थे, कोड़े मारते थे, उनकी बीवियों को भी छेड़ देते थे, वो कुछ नहीं कहते थे। गांधी जी कहते तुम इस चीज़ को सहन क्यों करते हो? कहते हम सहन नहीं करते, ये तो हमारा रूटीन है। वो आते हैं, मार खाते हैं, कई बार वो नहीं भी आते तो इंतज़ार करना है कि भाई आया नहीं, आदमी ने कोड़ा नहीं मारा, बताओ भाई, दिन भर इंतजार कर रहे हैं कि साहब आए नहीं, कोड़ा मारा नहीं, ठीक है। ऐसा उनका जीवन हो गया था। क्यों? क्योंकि जो हम देखते हैं वो हम सीखते हैं। भाई वो देखते आ रहे थे कि उनके पापा दादा हर पिट रहे हैं, वो कुछ नहीं बोलते तो वो भी पिट रहे हैं। गांधी जी कहते हैं इसको सहनशीलता कहते हैं। वो तुम्हारी बीवियों को छेड़ रहे हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं करते। उनको वहाँ से वो स्ट्रगल की स्टार्ट कराते हैं कि भाई इनके खिलाफ खड़े हो, ठीक है। तब जाके नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद 1904, याद रखना गांधी जी के जीवन में 3 आश्रम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आश्रम कब स्थापित हुआ, या कौन कौन सा आश्रम गांधी जी ने बनवाया, या इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर नॉट इन द आश्रम ऑफ गांधी जी, ठीक है। इस तरीके से वो आता है। तो याद रखना वो कौन के 3 आश्रम है। याद रखना एक बनता है 1904 फोनिक्स आश्रम, ठीक है। उसके बाद बनता है 1910 में एक आश्रम जिसका नाम है टोलिसिटी आश्रम, ठीक है। उसके बाद जाके बनेगा इंडिया में जिसको बोलते हैं सत्याग्रह आश्रम, वो साबरमती आश्रम, ठीक है। इसके अलावा याद रखना फर्स्ट सत्याग्रह करते हैं गांधी जी 1906 में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में ही होता है। और सत्याग्रह का मतलब क्या था, ये कोई वायलेंस नहीं करते थे, क्या करते चुपचाप जाके सामने बैठ जाते थे जहाँ करना था, और वहाँ जाके भजन करने लगते थे, रघुपति राजम राम बुद्धि दो भगवान इन अंग्रेजों को। इस तरीके से वो अपना वहाँ पे करने लगते थे। इसी साथ लोगों अब उनको कुछ कह नहीं सकते थे लोग, क्यों? अगर इसलिए नहीं कह सकते वो बदतमीजी नहीं कर रहे, सिर्फ अपने भजन ही तो गा रहे हैं। इस तरीके से उनके सत्याग्रह होते थे। ये ब्रीफ जानकारी आप तक मिली। अब इनका करते हैं और इनके बारे में, गांधी जी के बारे में और जान लेते हैं। क्या भाई, इस आश्रम के बारे में बता दी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, गांधी जी इंडिया कब आते, तो गांधी जी कब आते हैं इंडिया, पूरी डेट याद रखना, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी इंडिया आते हैं, ठीक है। बस यहाँ इंडिया आते हैं और यहाँ से अब इनके इंडिया की कहानी शुरू होगी। यहाँ पे साबरमती आश्रम बनता है, ठीक है। 1916 से 1915 से 1917 कब बना, ये सब हम आगे अभी जानने वाले हैं। कौन कौन से इनके मूवमेंट्स रहे, सबसे पहला मूवमेंट क्या रहा वो। उससे पहले इतना भी जान ले कि गांधी जी के 3 न्यूज़पेपर चलते थे। कौन कौन से न्यूज़पेपर है, याद रखना, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन। इंडियन ओपिनियन जो है ये साउथ अफ्रीका में ही छपता था, ठीक है। यंग इंडिया, हरिजन ये बाकी इनके और न्यूज़पेपर थे, ठीक। ये स्ट्रगल, ठीक है, कंट्रीब्यूशन इन इंडियन स्ट्रगल, ये अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और है जो हमें जानने की ज़रूरत है। क्या है, चलिए वो, क्योंकि फिर देखिए हमारे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट, सिविल डिवोर्सन मूवमेंट, ठीक है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये पढ़ेंगे। उससे पहले गांधी जी की कुछ बुक्स, ठीक है, जो पूछ ली जाती है। क्या है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। फ्रीडम्स बैटल, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। कॉन्क्रिस्ट ऑफ सेल्फ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ठीक है। सुनो विद्यार्थी, ठीक है। गीतांजलि, गीतांजलि तो इनकी नहीं है, सॉरी। इस तरीके से इनकी बुक्स है जो इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसके अलावा अब इनके बारे में देखो, सेशन अच्छा लग रहा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। इनके निक्स नेम, ठीक है, कौन सा निकनेम किसने दिया ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना बापू, ठीक है, जो इनको बापू बोला जाता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको टाइटल दिया था। राष्ट्रपिता,
राष्ट्रपिता इन रिटर्न नहीं दिया था, ना ही वैसे टाइटल दिया था, सिर्फ एक सम्मान के तौर पे सुभाष चंद्र बोस ने इनको बोला था फादर ऑफ नेशन। ये नहीं है कि ये फादर ऑफ नेशन है हमारे, एक टाइटल उनको दिया था, एक उपाधि अपने रिस्पेक्ट में उनको बताया था कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता है, ठीक है। महात्मा इनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने टाइटल दिया था, ठीक है। मलंग बाबा कबालियों ने, ठीक है, उन्होंने जैसे कबीले होते हैं उन लोगों ने इनको दिया था। और याद रखना ये फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धनग्न फकीर, या कह सकते हैं इसको हाफ नेकेड बैगर, ठीक है, यानी कि आधा नंगा फकीर। किसने इनको टाइटल दिया था, याद रखना, ये दिया था विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल की कहानी याद, ये नाम याद रखना, जब आगे स्टोरीज पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको सुनने में आएगा, और इससे रिलेटेड बहुत चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, ठीक है। और जादूगर की बात करें तो जादूगर इनको कहा था शेख मुजीब उर रहमान ने, ठीक है। बाकी अब हम देखिए अपनी आज की क्लास में हमने समझ लिया कि गांधी जी के बारे में क्या है, और इतना और समझ लेते हैं कि इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन कहाँ रहा। या एक काम करते हैं, चलिए इंडिया के कंट्रीब्यूशन, इंडिया इन स्ट्रगल में का क्या रहा वो नेक्स्ट वीडियो से करेंगे, ठीक है। और उसमें ही हम हाथ में हाथ नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट अपना, ठीक है गाइज। और इसी तरीके से आगे देखिए PDF पूरी बनी हुई है आपकी, साइमन कमीशन हो गया, ठीक है, ये सांड्रस, नेहरू रिपोर्ट, सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट, ठीक है, सब कुछ है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह, हम सब कुछ कवर करेंगे बहुत अच्छे से, पूरी इंडिपेंडेंस तक हमें ये सब कवर करना है आपका। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए गांधी जी के बारे में सब कुछ जाना, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात जानी उनके जीवन में, उनके आश्रम वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आज की, और उनके इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके लिंक रेक्स हमने आज की क्लास में कवर किया। और नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इनके मूवमेंट्स और इनका स्ट्रगल ये में इन्वॉल्वमेंट क्या क्या रहा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।